वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आ गए हमारे अंग्रेज भाई साहब के साथ में। लेगेसी की बातें कर रहे हैं हम, यूके के डिक्लाइन और दुनिया भर में जो अलग देश है उनके डिक्लाइन के बारे में बात करते हुए हम। और उसके पहले क्या इंडिया राइज कर रहा है, क्या है लेगेसी इंडिया का, कहाँ जा रहे हैं इंडिया का लेगेसी और क्या कर रहे हैं मोदी जी नाम बदल बदल के, उससे क्या होने वाला है। जो हमारे लेफ्ट भाई बहन है वो हमें कहते हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। क्या ऐसा सच है, झूठ है, जो भी है अंग्रेज बताएंगे, क्योंकि वो हमें बताएंगे क्या करना है। बताइए अंग्रेज भाई साहब, क्या हो रहा है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाम बदलना इस गवर्नमेंट ने क्यों इतना इम्पोर्टेंट समझा। उसके लिए मुझे लगता है कि ये लोग हैं जो अभी की गवर्नमेंट है, वो लोग चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में ये बिठ जाए कि तुम क्या हो, इंडिया क्या है, मैं तुम्हारा कल्चर क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, तुम कहाँ से आते हो। तुम उस जमाने से आते हो कि जहाँ पे रामायण महाभारत इस देश में हो चुकी है, तुम उस देश से आते हो जहाँ महाकाव्य लिखे गए हैं, तुम उस देश से आते हो। ये लोग ये इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं लोगों के माइंड पे, और इसलिए वो लोग नाम बदल जाए। ये टॉपिक कहाँ से उठा, तो अभी अभी अमित शाह ने कुछ दिनों पहले पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के द विजयपुरम कर दिया, श्री विजयपुरम। ये क्यों करना पड़ा, अभी ये सोचने वाली बात है कि पोर्ट ब्लेयर काफी सालों से 1947 से जब इंडिया आजाद हुआ तब से उसका नाम एक अंग्रेज के नाम पे रखा गया, पोर्ट ब्लेयर। वो अंग्रेज जिन्होंने काला पानी की जेल वहाँ पे बनाई और हमारे 700 से ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स को वहाँ पे रखा गया था। उसमें से 64 फ्रीडम फाइटर्स को की मौत हो गई वहाँ पे। और उस काले पानी की सज़ा इतनी खतरनाक थी कि जो मतलब एक मेनलैंड इंडिया है उससे कटा हुआ इलाका, आसपास पानी और ऐसी जेल कि जहाँ पे कुछ ना मिलता हो, उस टाइप की। और आप उसी के नाम पे आपने चलने दिया अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, उस अंग्रेज के नाम पे। ठीक है, तो आपकी मानसिकता क्या थी, आपकी मानसिकता गुलामी वाली थी। और ये गुलामी वाली मानसिकता है, वो ये जो रेजिम है वो चेंज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम अपने आप को पहचानो। मैं इसकी एक स्टोरी बताता हूँ। शायद ये स्टोरी है 2003 और 4 की। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी करके, श्यामा प्रसाद नहीं, सॉरी, श्यामजी कृष्ण वर्मा करके एक फ्रीडम फाइटर थे, जो मैडम भिखाई जी कामा उनके साथ काम करते थे। ये सावरकर और उनके साथ इंडिया हाउस करके हमारा एक सेफ स्पेस हुआ करता था फ्रीडम फाइटर्स का। ठीक है, और वो इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपने पैसों से बनाया था, अपने पैसे उनके लिए दान दिए थे। शायद 1930s की बात है। उन्होंने अस्थि अस्थि होती है ना, जो अस्थिया, जो मरने के बाद जो हम एशेस एशेस एशेस। ऐसे तो उन्होंने अस्थि बैंक को अपना लेटर लिखा कि अगर मैं मर जाऊं उसके बाद आप एक काम करना कि मेरी अस्थियां आप अपनी बैंक में रखना, और कोई 30 साल बाद कोई इंडिया से आएगा आप उसको दे दीजिएगा मेरी अस्थियां। 1930s की बात है। ठीक है, उस इंसान को पता था कि अगले 30 सालों में तो इंडिया आज़ाद हो ही जाएगा। ठीक है, और मेरी अस्थियां कोई इंडिया से आएगा और कोई ले जाएगा इंडिया में, और मेरी अस्थियां जब मेरी मातृभूमि है, मेरी जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, मेरी जन्मभूमि है, वहाँ पे उसका विसर्जन होगा। अब पॉइंट ये है कि 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया। अगर इस बंदे ने, जो भी फ्रीडम फाइटर थे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी, इन्होंने इंडिया हाउस में इतना सारा सामान, इतना सारा पैसा दिया था, इतनी सारी एफर्ट्स डाली थी, तो आइडियली 1947 के बाद उनकी अस्थियां वहाँ से ले आनी चाहिए थी। एक आइडियली तो मतलब 5 साल लगते आपको, 6 साल लगते, 10 साल लगते, 15 साल लगते। अब पता है कितने साल लगे? 2003 में वो अस्थियां इंडिया वापस आई। और जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, वो जो सीएम थे गुजरात के, क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा बिलोंग करते हैं गुजरात से, कच्छ से, उनकी अस्थियां वो वहां से लेके आए, और फिर उनका कच्छ में जहाँ भूमि है वहाँ इंडिया हाउस की रेप्लिका बनाई। जो फॉरेन कंट्रीज में जो इंडिया हाउस था सेफ प्लेस, उसकी रेप्लिका बनाई, ताकि जो अगली पीढ़ी है उनको समझ आए, वो देखे तो उनको समझ आए कि भाई इंडिया हाउस एक्चुअली क्या था और उसके लिए किसने क्या क्या एफर्ट्स डाले थे। अगर वो अस्थियां वहाँ पे नहीं आती और उसकी स्टोरी भी लोगों के दिमाग में छप जाए कि भाई कितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स कितने अवेयर थे, कितने अपने देश के लिए जान देने वाले लोग थे। और कहने का मतलब है कि ये चाहते हैं ये लोग कि आप पे इम्पैक्ट छोड़ा जाए, कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। इतना बड़ा स्टैच्यू जो सरदार पटेल का है, उसका मेन रीजन क्या है, दिमाग में छप जाए कि भाई कौन थे ये लोग जिन्होंने इंडिया को एक किया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सो ये लेगेसी की बात है, और इसलिए वो लोग नाम चेंज कर रहे हैं। इट्स अ वेरी फेयर पॉइंट। देखिए क्या होता है, कोई भी स्टोरी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे किरदार रहते हैं एक फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में, और सब किरदारों को एक समय पे वो उतना रिकग्निशन नहीं मिल पाता है।
कुछ लोग होते हैं जिनको ज़्यादा मिलता है, कुछ लोगों को कम। हर दशक के अंदर में अगर आप देखें तो कोई नया लाइक होता है ना लीडर खड़ा होके आता है, या कोई जो लीडर अतीत का है उसको खड़ा किया जाता है। अगर आप अभी देखें लाइक होता है ना कि पिछला जो 50 साल था, 50 क्या, हाँ, पिछले 50 साल आप देखिए वो गांधी के ऊपर लड़ा गया। गांधी, 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 गांधीयन फिलॉसफी पे लड़ा गया। अब ये जो 2000 के बाद में, 2003-4 के बाद में लाइक होता है ना, अब सावरकर, अंबेडकर लाइक होता है, और बहुत सारे लोग जो हैं इनके ऊपर अब लड़ा जा रहा है। देखिए अब क्या है, और जब भी आप किसी भी पॉलिटिकल पर्सन से पूछेंगे, देखिए मैं आपको पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट नहीं है, तो अगर आप देख रहे हैं कि अब जो आने वाला 25 साल है ना, वो सिर्फ अम्बेडकराइट फिलोसफी के ऊपर लड़ा जाएगा। लाइक होता है ना, किसका कितना हक, उसका आबादी हक वाला जो बात है, वो पूरा लाइक होता है ना, लाइक क्योंकि अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन और जो पिछड़े लोग वर्ग के लोग हैं, उन लोगों का काफ़ी एक पुराना बंधन है जो वो काफ़ी करीब लेके चले। इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे होता है ना, अंग्रेज भाई साहब ने कहा, कैसे लाइक होता है ना 50-60 साल लग गए वो एशेस को यहाँ लाने में। जो 60-70 साल पहले वो एशेस का जो इंडिया हाउस बना है नया, वहाँ तो कुछ नहीं था पहले, क्या कुछ जो भी था, इंडिया हाउस तो नहीं था ना, रेप्लिका तो नहीं था। अब वहाँ इंडिया हाउस बना तो वो एक टूरिज्म स्पॉट बना। टूरिज्म स्पॉट से भी ज़्यादा बड़ा बात क्या है कि वहाँ के जो लोकल हैं वो समझे कि अच्छा ओके कोई आदमी था, क्या पता वो जानते हो, वो पढ़े हों, और उनको पूरा ज्ञात नहीं हो कि कौन आदमी था, क्या स्केल पे काम हुआ था। देखिए हिस्ट्री एक ऐसा चीज़ है ना, जो हिसाब से हर आदमी को पढ़ना चाहिए खुद से। पर देखिए क्या है, लोगों के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते इस बातों को। हमारे समाज में अगर हम बंदियों के बारे में बताएं, तो हमारे समाज में ये बहुत फोकस किया जाता है कि हम अपनी हिस्ट्री को समझें, कि हम कहाँ से आए, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या क्या करके आए हैं और आगे क्या क्या करना चाहते हैं। देखिए जब एक परिवार बोलता है कि होता ना लाइक कि मेरा बेटा मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा, या वंश का मतलब उसका कहने का है लेगेसी बनाना चाहते हैं। आज अगर आप देखेंगे पिछले 15 साल से, अगर एक वर्ल्ड व्यू मैप बनाइए एक, पिछले जो 15 साल, मतलब 15 साल में बोल रहा हूँ, आने वाला 5 साल को जोड़ के, ताकि मोदी जी को मैं जोड़ लूँ उसी में। पिछले 15 साल अगर आप देखेंगे, लाइक होता है ना 2024 से 2004 तक, 2003 तक, वो अगर आप ट्रांजिशन देखेंगे, वो एक वाजपेयी गवर्नमेंट से आज एक मोदी फुल टाइम गवर्नमेंट में, इट इज़ वो 20-25 साल का जो दौर है रहा है, इस देश के लिए एक अलग ही दौर रहा है। लाइक होता है ना, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, एक मिडिल क्लास खड़ा होके आया है, और वो मिडिल क्लास अब एक मेजर लाइक होता है ना स्ट्रेंथ बनता जा रहा है। क्या वीकनेसेस हैं? बिल्कुल हैं। पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो चाइना को देखिए, 20-25 साल में वो कहाँ पहुँच गया। रशिया को देखिए, वो कहाँ पहुँच गया नीचे। लाइक होता है ना, उसका सुपर पावर स्टेटस आज चैलेंज में। अगर आप अमेरिका को देखें, वो कहाँ पहुँच गया है। लाइक होता है ना, वर्ल्ड का बिगेस्ट इकोनॉमी है, प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल कर रहा है, बट स्टिल बिगेस्ट है, एंड नोबडी इज डाउटिंग, सबसे बड़ा है। भले लोग कितना भी डीडॉलराइजेशन के बारे में बात करें। अगर आप यूके को देखें पिछले 20-25 सालों में, अगर आपको ध्यान नहीं हो, 2003 में यूके का इकोनॉमी चाइना का इकोनॉमी का 2 गुना था। आज चाइना का इकोनॉमी यूके का इकोनॉमी का 7 गुना है। मतलब 7 टाइम यूके का इकोनॉमी आज चाइना का इकोनॉमी का साइज है। 20-25 सालों में इतना मेजर ड्रास्टिक शिफ्ट आया है कि आदमी फैथम नहीं कर सकता इस डेवलपमेंट को। अगर आप 20-25 साल पहले किसी को बोलेंगे कि होगा ना सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, जॉर्डन का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा इसराइल के साथ में, लोग हंसेंगे आपके ऊपर कि आप क्या बोल रहे हैं। अगर आप ये बोलेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो एक होता ना एक एक्सिस बनेगा जहाँ पे यूएस इंडिया एक साथ में खड़े रहेंगे, लाइक वो ना एक्सिस बोलना थोड़ा गलत होगा, पर क्वाड जैसा कुछ बन रहा है। आदमी सोच ही नहीं सकता ये सब चीज़ें हो सकती हैं उनके साथ। लाइक होता ना, ये सब चीज़ें हैं जिसको मैं लेगेसी की बात करता हूँ। मैं आपको इंटरेस्टिंग विजुअल दिखाता हूँ। लाइक होता ना कि कैसे लाइक होता ना कंटिन्यूटी रहा है। अगर आप जर्मनी को देखें, टर्की में आप देखिए कितना सारा प्रॉब्लम रहा है, चेंज होते रहा है लीडर्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लाइक सऊदी अरेबिया, कंसिस्टेंसी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिक्टेटरशिप है पर कंसिस्टेंट रहेंगे। अगर आप होता है ना अमेरिका को और इसराइल को देखें, अमेरिका और इसराइल काफ़ी सिमिलर है उस सेंस में। लाइक होता है ना एक स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इंडिया में अगर आप देखें, हमारी इंदिरा जी थी, माओ था, माओ के बाद में हुआ, जो भी नाम है इनका, हुआ जुफेंग। मेरा कहने का क्या मतलब है कि एक स्टेबिलिटी था, और एक स्टेबिलिटी होते होते फिर हम एक अनसर्टिनिटी के टाइम में आ गए 1979 से 1980 1990 तक। एक अनसर्टिनिटी का टाइम था, बहुत सारे लीडर चेंज हो रहे हैं, आप हर देश का देख सकते हैं। सऊदी अरेबिया को छोटे, सऊदी अरेबिया डिक्टेटरशिप। अगर आप आज के टाइम पे धीरे धीरे जैसे जैसे आएंगे, लाइक होगा ना 1989 1990 के बाद जब इंडिया ने रिफॉर्म किया, इंडिया ने चेंज किया अपना को नरसिम्हा राव के अंदर में, तो नरसिम्हा राव कुछ समय तक थे। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देवगौड़ा आए, और फिर एक अनसर्टिनिटी का टाइम वापस से आया। लाइक होता है ना, इंडिया ने आप हर जगह देखिए उसी टाइम फ्रेम 1996 से 2000 के बीच में देखिए कितना सारा चेंजेस है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, जैसे ये आपका कोरिया है मेरे हिसाब से, नहीं सॉरी, ये जापान है। ये जापान है और ये कोरिया है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अनसर्टिनिटी आया, फिर देखिए एक सर्टिनिटी आते लग गया।
कंपैरेटिवली कम चेंजेस हो रहे हैं पॉलिटिकल स्पेस में। अगर आप देखेंगे पुतिन आ गया है वहाँ पे, मर्केल आ गई है यहाँ पे, उसके बाद में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे मनमोहन सिंह है, लाइक होता ना जापान में देखिए फिर अनसर्टिनिटी आ गया। जापान हैज ऑलवेज बीन अ लीडिंग इंडिकेटर कि कितना अनसर्टिनिटी आने वाला है। 2007-8 अब 13 आ गया, ठीक है, 2008 का क्राइसिस हुआ, ओबामा आ गया, उसके बाद में इंडिया में अभी भी मनमोहन सिंह है, कैमरून आ गया, कैमरून ने 2015 में ब्रेक्जिट के लिए रेफरेंडम करवाया, 15 में, उसके बाद में देखिए फिर से अनसर्टिनिटी आने लग गया, वापस चेंजेस, इंडिया को छोड़ के, इंडिया यहाँ पे एक्सेप्शन बन गया, चाइना एक एक्सेप्शन बन गया। तो अगर आप देखिए यूके में अनसर्टिनिटी अनसर्टिनिटी अनसर्टिनिटी, मोदी का थर्ड टर्म में आ गए हम आज, अभी भी अगर आप देखिए तो किशिडा हट गए हैं, किशिडा की जगह एक और वहाँ पे पीएम आ गया, लेकिन कितना कम टाइम में वापस अनसर्टिनिटी जापान में पीक कर रहा है। इससे क्या समझ रहे हैं, जापान हैज ऑलवेज बीन अ लीडिंग इंडिकेटर कि कैसे अनसर्टिनिटी आ सकता है वर्ल्ड वाइड व्यू के अंदर। अंग्रेजी भाई साहब क्या रहा है आपका इसका? मतलब एकदम बात सही है, और शायद हम अनसर्टेन वर्ल्ड की तरफ फिर से जा रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। इसका रीज़न ये लग रहा है कि अब इंडिया में भी देखो, 2 टर्म ऐसी रही कि जो स्टेबल गवर्नमेंट रही। अब जो गवर्नमेंट है वो अलायंस वाली गवर्नमेंट है, और यस, धीरे-धीरे ये जो चीज़ है वो अनसर्टेनिटी की ओर जा रही है। आप अमेरिका के इलेक्शंस देखो, रिपब्लिक और डेमोक्रेट, कितना डिवीज़न है। आप फ्रांस देखिए, मैक्रोन खुद बोल रहा है कि भाई हमें नहीं पता है कि लेफ्ट राइट में कितना डिवीज़न हो गया है, टोटली अनसर्टेनिटी, किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। आपने बात की कि जो मतलब एक लेगेसी आती है, दूसरी लेगेसी जाती है, ये सब। तो आप ये सोचिए ना कि यूके जो 2003 तक कितना मजबूत था, आज सिंगापुर का एक डिप्लोमेट कुछ दिनों पहले बोलता है कि यूके की अब कोई इतनी वैल्यू नहीं रही है, उसको अपनी यूएनएससी की सीट छोड़ देनी चाहिए। उसकी जगह जो 18% पॉपुलेशन है इंडिया, उसको मिलनी चाहिए। अब ये सोचिए कि कोई यूके के खिलाफ ऐसा बोल सकता था पहले क्या? कितना मजबूत था वो। मतलब इम्पॉसिबल। चीज़ की वो साइन कर्व होता है ना, साइन कॉस कर्व, ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। सर्टेनिटी थी अब तक, और अब लग रहा है कि अनसर्टेनिटी की तरफ दुनिया जा रही है, और कुछ भी हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपने दिखाना चाहूँगा, आप ना अभी बहुत फोकस करिएगा इस चीज़ के ऊपर में, मैं साइड में हटा देता हूँ, उन लोग को ज़रूरत नहीं देखने का, पुतिन और को। अगर आप यहाँ पे देखें 1999 में हुआ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, 2000 में हुआ हांगकांग का हैंडओवर, फिर लाइक 1999 में हो गया था, 2000 में हुआ डॉट कॉम बबल क्रैश, फिर होता है सितंबर 11 अटैक, फिर होता है इराक वॉर, चाइना डब्ल्यूटीओ में ज्वाइन करता है 2002 में। अगर आप एक वापस से एक प्लेबुक को वापस से करें और इंडियन लाइक इंडियन कॉन्टेक्स्ट बोल रहा हूँ मैं, अभी वापस से अगर ले आए, डॉट कॉम बबल क्रैश की जगह आप बोल दीजिए उसको कोविड क्रैश, ठीक है, उसके बाद सितंबर 11 अटैक के बाद बोल दीजिए रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, उसके बाद आप इराक वॉर के बाद बजले समझिए अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है इज़राइल। इसराइल और इसराइल वॉर, ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ध्यान से समझिए, फिर इसराइल हिजबुल्लाह वॉर हुआ था 2007 6-7 में, रिपीट। देखिए रिपीट, फिर 2008 में क्राइसिस हुआ। हर क्राइसिस के आगे पीछे वॉर्स होता ही है। उसका रीजन क्या है ये समझना होगा हम लोग को, कि उसका रीजन ये है कि कभी भी एक क्राइसिस होता है, क्राइसिस इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी जो कोई भी वेस्ट नहीं करना चाहता। उसका रीजन ये है कि एक क्राइसिस हुआ है, आपका पब्लिक एक पैसा को लेके चिंतित है, किसी के पास इतना बैंडविड्थ नहीं है कि वो बाहर के युद्धों के बारे में सोचे। अगर आपको अपने लाइक होता है ना पॉपुलेशन को इकोनॉमी के दायरे से बाहर करना है कि वो हर समय इकोनॉमी को लेके चिंतित नहीं रहे, वो आप वॉर करवाते रहते हैं। दिस इज ऑलवेज बीन अ स्ट्रेटजी जो अमेरिका यूज करते रहा। आज दिक्कत क्या है, अमेरिका वॉर नहीं करवा रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि मेरे को ऐसा लगता है आने वाले टाइम में, क्योंकि कमला जीतने वाली है एज पर माई प्रिडिक्शन, इसराइल के मन में ये हो गया है कि जितना जल्दी हो सके बाइडेन के रहते रहते कर दो। उसका रीज़न ये है, समझिए, ओबामा एक बहुत ही लिबरल माइंडसेट का बंदा था और उसको इसराइल पसंद नहीं था। लेट्स बी वेरी क्लियर, ओबामा का ये माइंडसेट था, हमको मिडल ईस्ट को दोस्त और दुश्मन के नज़रिए से नहीं देखना है, हमको मिडल ईस्ट को स्टेबलाइज करना है। पॉलिसी सही था गलत था वो देखिए, हिस्ट्री विल बी द जज, हम नहीं कर सकते उसको। पर मेरा यहाँ पे ये कहना है कि ओबामा का माइंडसेट बहुत अलग था इसराइल और ईरान को लेके, इसलिए वो JCPOA डील को लेके आया वो, ताकि ईरान अपना करते रहे साइड में न्यूक्लियर फैसिलिटीज में और प्रोग्राम रुक जाए, और उसके चक्कर में सैंक्शन उठा दिया। प्रोग्राम कभी नहीं रुकता है, ये चीज़ ओबामा को भी पता था, पर ओबामा चाहता था कि ट्रांसपेरेंसी आए, और उसको लगता था कि बाकी देश भी ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में, पेपर वर्क के चक्कर में दब जाएंगे। बात क्या हुआ, ट्रंप आया, ट्रंप ने रिवर्स कर दिया उसको, ठीक है, ट्रंप ने रिवर्स कर दिया क्योंकि ट्रंप का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ट्रंप का कोई आइडियोलॉजी नहीं था फर्स्ट टर्म में, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ट्रंप ने आया, ट्रंप ने बोला भाई ये डील अच्छा नहीं है, ट्रंप हैज ऑलवेज बीन अ डील मेकर, उसको डील अच्छा लगता है, बिजनेसमैन है तो डील सोचता है। अब आया बाइडेन, बाइडेन हैज ऑलवेज बीन अ यूनियन पर्सन, वो यूनियंस के साइड में रहा हमेशा, उसका वोट बैंक पॉलिटिक्स से यूनियन पे से रहा। उसका एक हमेशा से इसराइल के लेके पॉजिटिव स्टांस था, वो इसराइल का समर्थन
देना चाहते, क्योंकि वो इस ज़माने से आता है जहाँ उसने ये चीज़ देखा है कि हॉलोकॉस्ट बोल के एक चीज़ हुआ था जूस के साथ। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ मैं, हॉलोकॉस्ट में जितने जूस मरे थे, उससे ज़्यादा हमास के उस अक्टूबर 7th में मरे। इट इज़ अ मैसिव स्टैट, लाइक ये आप समझिए किस पैराडाइम में हम बात कर रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या है, आज बाइडेन के रहते हुए एक डील मेकिंग का स्पेस है इज़राइल की। कल कमला आएगी, कमला क्या है? कमला का खुद का कुछ है? आज तक कमला कभी गवर्नर भी बनी है? सेनेट में भी बैठी है क्या वो कभी? तो मेरा पॉइंट क्या, उसका हम लोग को पता ही नहीं है कि सेनेट में बैठी है, सॉरी वो, बट मेरा पॉइंट क्या, उसने कभी अपने आप को बताया नहीं कि मैं किस तरफ हूँ। तो वो क्या कर रही है, वो उसकी कैंपेन को अगर आप देखिए, वो बोल रही है मैं इसके साइड भी हूँ, मैं उसके साइड भी हूँ, मैं बॉर्डर के अगेंस्ट, मैं बॉर्डर क्लोज करना चाहती हूँ। तो भाई तो वाइस प्रेसिडेंट थी, तू करी क्यों नहीं इतना दिन? बॉर्डर भी क्लोज नहीं करी। अब क्या है वो, देखिए, जो मेरे को पसंद लगता है यहाँ पे, बाइडेन अपने लेगेसी के बारे में सोच रहा है, और बाइडेन आज देख रहा है कि अगर आज हम इसराइल को रोकता है सब करने से, तो कल हिस्ट्री विल नॉट बी काइंड टू बाइडेन। उसका रीजन ये रहेगा कि उसके पास प्रेसिडेंशियल पोस्ट था और वो रोक रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है यहाँ पे, मेरे को लगता है बाइडेन का ये अंडरस्टैंडिंग है नेतन्याहू के साथ में, जो करना है इलेक्शन के पहले करना, क्योंकि जब तक इलेक्शन चल रहा है कमला तेरे को रोक नहीं सकती है। लाइक होता है ना, कैंपेनिंग चल रहा है, क्योंकि उसको इजरायली जू का वोट चाहिए। और अगर वो लाइक होता ना, मुंहफट होके बोल दे कि नहीं हम इसराइल का सपोर्ट नहीं करेगा, वो वोट ट्रंप को जाएगा, एंड दैट विल बी डिसाइसिव फैक्टर इन मेजर एरियाज। अगेन, जब मेरा प्रॉब्लम जूस के साथ है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं कमला इसराइल का साथ देगी, क्योंकि कमला ऐसा बोल रही है। पर अगर आप ध्यान दें, जब नेतन्याहू आया था यूएस, कमला बॉयकॉटेड हिज स्पीच। लाइक होता ना, अब आप बोल सकते हैं वो पॉलिटिकल इमेजिंग है या जो भी है, पर मेरे हिसाब से एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और उस समय उसने प्रूव किया कि वो किस साइड खड़ी। सेम शी जिनपिंग के साथ में, अगर आपको एक स्मॉल सा स्टोरी बताऊं मैं, शी जिनपिंग का पापा भी एक प्रिंसलिंग था। प्रिंसलिंग मतलब कम्युनिस्ट पार्टी में काफी हायर रैंक पे था, लाइक होता ना, एक अच्छे घराने से आता था। उसके बाद में क्या हुआ, उनको बैनिश कर दिया गया, और उसके बाद में उनको कोई गाँव में भेज दिया, वहाँ गाँव में कम्युनिस्ट पार्टी का काम करी। शी जिनपिंग को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और जब वो बड़ा हुआ, इवेंचुअली उसका पापा उसको भूल गया कि उसका कोई बेटा भी है। अब देखिए वो मानसिकता क्या है, एक्सक्लूजनरी मानसिकता है। लेगेसीज, आज शी जिनपिंग ये सोच रहा है भाई अगर हम ताइवान को नहीं लेता है तो मेरा क्या लेगेसी बचा, और उसके पास 10 साल और है। जब लोग बोलते हैं ना वो तुरंत कूद जाएगा, शी जिनपिंग इज अ गैम्बलर, और उसको जीतना भी पसंद है। अगर आप उस स्टोरी में समझें, वो एक प्रिंसलिंग का बेटा था, मतलब एक बहुत अच्छे घराने से आता था, उसके बाद सब कुछ छिन गया उसके और उसके पापा से। फिर वो वापस नीचे से वापस ऊपर चढ़ के आया। इससे क्या सीखे, बंदे में पेशेंस भरपूर है, वो वेट कर सकता है, उसको कोई जल्दी नहीं है। उसके 10 साल और है इसके बाद भी, अभी इसके 15th ईयर हो गया है, उसके 10 साल और है। मेरे पॉइंट, रशिया अगर आप देखें, पुतिन जो इतना कूद गया, क्योंकि पुतिन को पता है उसके पास और टाइम नहीं है। इंटरनल लाइक होता है ना, उसको इकोनॉमी बूस्ट करना था। वॉर टाइम इकोनॉमी आर ऑलवेज मोर एफिशिएंट। दैट इज द रीजन अमेरिका हमेशा वॉर कराते रहता है। उससे क्या होता है, एमिनिशन बनता है, और आपको इकोनॉमी का जो स्मॉल सेक्टर रहता है उसको काफी काम मिलता है। तो वॉर टाइम इकोनॉमीज में क्या होता है ना, आपका ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ज्यादा लाइक मिसाइल बनता है, जो सरकारी खरीदेगा मिसाइल तो सरकार के हाथ में कंजम्पशन करना, तो सब खुश रह सकते हैं। तो मेरा पॉइंट क्या, अब सब लेगेसी सोच रहे हैं। आज पुतिन को 15-20 साल होने आ रहे हैं, तो वो सोच रहा है अगर भैया हम यूक्रेन को भी नहीं ले पाया तो फिर मेरा क्या लेगेसी बचा। शी जिनपिंग ये सोच रहा है कि अगर ताइवान को नहीं ले पाया तो मेरा क्या बचा। मोदी के मन में ये हो गया भाई ये मेरा थर्ड टर्म है, क्या पता मेरे को फोर्थ टर्म भी मिले, पर इस टर्म में मेरे को कुछ करना है। कर पाएगा या नहीं, इज अ डिफरेंट थिंग। एक इंटेंट होता है करना है, लाइक होता है ना। तो मेरा पॉइंट ये है कि अभी क्या है ना, हर तरफ ये हो गया है। अगर आप डेमो, अगर यूएस को भी देखेंगे, यूएस में एक लीडर नहीं होता है पर दो पार्टी है। तो अगर आप देखें, 2 साल ओबामा का था, उसके बाद में ट्रंप का वो 5 साल का अनोमली हो गया, और उसके बाद वापिस से बाइडन आ गया। तो 15 साल तो वो डेमोक्रेट भी रहा है ना, क्योंकि डेमोक्रेट का कोई आइडियोलॉजी नहीं होता, कोई भी प्रेसिडेंट है, वो पार्टी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मशीनरी है। तो मेरा पॉइंट क्या है ना, वो पार्टी भी अब लेगेसी छोड़ना चाहता है अपना। और और जो कि ट्रंप ने रिपब्लिकन को हटा दिया अपने आप में से, वो मागा मूवमेंट जो है उसका, इन फाइटिंग बहुत ज्यादा है रिपब्लिकन के अंदर में आज। तो इसीलिए डेमोक्रेट इज रनिंग वेरी फास्ट। अंग्रेज भाई साहब, अगर और कोई देश के में आपको ध्यान हो तो बताइए। अ, ये जो मतलब आपने अनसर्टेनिटी की बात की, आपने अपॉर्चुनिटी की बात की जब वॉर होती है, मैं उसी पे एक चीज़ फोकस करना चाहता हूँ। आपदा में अवसर, ये एक मोदी जी, क्योंकि जब आपदा आई इंडिया में, जब जब आपदा आई है, इंडिया ने कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। जैसे आत्मनिर्भर भारत, वो एक आपदा में आया हुआ एक अवसर था इंडिया के लिए, कि इंडिया को पता चल गया कि भाई हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, और उसने अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड की कि हमें क्या करना है। सेकंड, आपने बात की कि अनसर्टेनिटी, मतलब शी जिनपिंग के पास बहुत ही पेशेंस है, एकदम सही बात है।
कोविड-19 के बाद चाइना के पास एक मौका था कि वो ताइवान को कैप्चर कर ले, बट उसने किया नहीं, उसने वेट किया। क्योंकि शी जिनपिंग को पता है कि भाई बहुत टाइम है मेरे पास, अभी 10-15 साल में मैं आराम से ताइवान पे फोकस कर सकता हूँ। अब इंडिया भी ढूंढ रहा है अपने मौके। ऐसा मुझे क्यों लगता है? एस जयशंकर जाने वाले हैं पाकिस्तान कितने सालों बाद, उरी के बाद इंडिया जा रहा है पाकिस्तान। क्यों? एससीओ के मीटिंग में, मीटिंग जो शंघाई कॉर्पोरेशन और या ऑर्गेनाइजेशन संगठन है उसके। भाई सोचो, इंडिया पाकिस्तान जा रहा है कितने सालों बाद, वो भी हमारे एस जयशंकर। ये कहने की बात है कि इंडिया अब चाहता है कि कुछ तरीके से वो कुछ पाए, या तो फिर पीओके पे डील हो या फिर शंघाई में, क्योंकि इंडिया को चाहिए यूएनएससी सीट। उसका मेन गोल अभी यूएनएससी सीट पे फोकस है। 3-4 कंट्रीज है जिसमें इंडिया ने सपोर्ट, मतलब इंडिया को सपोर्ट कर लिया है। कौन? यूएसए ने ओपनली बोला है, हमारे यूके ने ओपनली बोला है, हमारे फ्रांस ने ओपनली बोला है, और रशिया ने इंडिया और ब्राजील के लिए बोला है। एक जो कंट्री है वो नहीं बोल रहा है, वो है चाइना। चाइना को बैलेंस करने के लिए शंघाई में भी पाकिस्तान जाना पड़े तो जाएंगे, ब्रिक्स में भी रशिया जाना पड़े तो जाएंगे, बट इसको बैलेंस करेंगे और ट्राई करेंगे कि भाई मोदी अपनी लेगेसी छोड़ के जाए, वो यूएनएससी की सीट इंडिया को, मतलब इंडिया के लिए वो एडवोकेसी इस तरीके की स्ट्रॉन्ग करें। एक और चीज़ है ना जो इस गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया किया है, वो है हर चीज़ को डिजिटाइज करना। मौका आपदा अवसर, जैसे हमारे भाई साहब ने बोला, आपदा में अवसर ढूंढना। अब जैसे क्या हो गया, ये पोस्ट जो कोविड के बाद में शॉक हुआ है, ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी इंडिया का जिस स्केल पे बढ़ रहा है, इट इज़ अनफैथमेबल। लाइक होता है ना, पर्सनली पर्सन जो खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, लाइक सॉरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है, तो इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं हम देख रहे हैं इतना सारा ऑयल रिफाइनिंग प्रोजेक्ट, पोर्ट, लाइक होता है ना पोर्ट प्रोजेक्ट्स, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोजेक्ट्स, लाइक होता है एनटीपीसी, बीएचईएल, और लाइक होता है ना एनएचपीसी। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ इनका इतना ज़्यादा काम हो रहा है ना। और अब देखिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सरकार ने जेम पोर्टल बोल के एक चीज़ खोल दी है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, सरकार को बेस्ट प्राइस मिल रहा है। उससे क्या हो रहा है, सब कुछ कागज पे है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तक जाने का जरूरत ही नहीं है। हम पहले ही सब कुछ ठीक कर देंगे ताकि डिस्प्यूट में जाए। सरकार का एंटिटी है तो कोई भी आदमी उतना रुपये लेके भाग नहीं सकता। परेशान जरूर करेगा सरकार, आई विल अगेन से परेशान करता है सरकार, लाइक होता है ना पैसे देने में होता है वो सब। मेरा पॉइंट क्या है, सब कुछ कागज के ऊपर है, एवरीथिंग इज ऑन लाइक अ डिजिटल फुटप्रिंट हर चीज़ का, लाइक होता है। तो मेरा पॉइंट क्या है ना, अभी का जो टाइम है, जिस स्पेस पे ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इसका इफेक्ट 5 साल बाद दिखेगा। ये तुरंत नहीं दिखता है, क्योंकि वो कैपेसिटी बिल्ड होगा, रिफाइनिंग स्टार्ट होगा। क्योंकि इंडिया को समझ में आ गया भैया, अभी हम लोग ऑयल रिफाइनिंग बना देते, क्योंकि क्या हो रहा है, पूरा वर्ल्ड बोल रहा है रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और कर भी रहा है तो अभी सोच रहे हैं वो करना चाहिए कि नहीं। इंडिया इज द ओनली कंट्री जो मेरे को लगता है इस स्केल पे अब एक्सपैंड कर रहा है अपना ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को। कि इंडिया को समझ में आ रहा है कि इंडिया जितना बड़ा कंट्री है, जितना वास्ट कंट्री है, और एलएनजी टर्मिनल देखिए, इंडिया के पास एक एलएनजी टर्मिनल हुआ करता था, आज 3 पाइपलाइन है बनने के। एलएनजी तो इंडिया इतना यूज भी नहीं करता है, पर इंडिया क्या बोल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो भैया, कल पता नहीं क्या काम आ जाए। कल कतर के साथ अगर एलएनजी मंगवाना पड़ जाए या तो रशिया से मंगवाना पड़ जाए, तो तब थोड़ी बनवाएंगे, लाइक होता ना। और तब तक नहीं भी होता तो प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे, कुछ प्राइवेट सेक्टर यूज कर ले कोई और चीज़ में। मेरा कहने का मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इतना दिन रोड हाईवे ये सब बन रहा था, अब क्या हो रहा है, पोर्ट और वो सब भी होता है ना, उसका भी अहमियत इतना ज्यादा हो गया, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है। जैसे अडानी आ गया है, उसके बाद आपको और भी 3-4 प्लेयर है पोर्ट सेगमेंट के अंदर में, जो होता है ना गेटवे इस्पात है, लाइक होता है ना गेटवे शिप बिल्डर एंड पोर्ट। मेरा पॉइंट है, प्राइवेट सेक्टर वाले प्लेयर को क्या करता है, पोर्ट्स बना रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर बनाने से क्या हो रहा है, सरकार को जो चीज 3 साल में बनना बना पाएगा, वो लोग 1-1.5 साल में बना रहे हैं। उनको तो रुपया लग रहा है ना, उनको तो टैक्स पे डॉलर नहीं है ना उनके पास बनाने। भाई साहब बताइए अब क्या रहा है इसके ऊपर, ये जो शिफ्ट हुआ है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, आप स्पेसिफिकली क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, बताइए इसमें क्या रहा है। भाई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे तापी पाइपलाइन की बात हमने एक वीडियो में की थी, ठीक है। यस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़रूरी है। फिर आप ये देखिए कि इंडिया अरब जो कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है। इंडिया अरब जो अब इसके लिए भी हमने बात आईमैक, की। आईमैक, आईएमपीसी, हाँ आईमैक जो इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर है, जो हम यूरोप के डायरेक्टली यूरोप में सामान भेजना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको नहीं पता है कि कल क्या किसकी ज़रूरत पड़ जाए। सेम चीज़, यस एक और चीज़ है कि जैसे इंडियन ओशन में कोबाल्ट करके, कोबाल्ट जो एलिमेंट्स होता है, उसके उसकी ओर्स है, मतलब इसमें इंडियन ओशन में, और वो हमारी टेरिटरी में नहीं आता है। अब कोबाल्ट है, वो इतना ज़रूरी है कि जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जो विंड पावर्स है उसके लिए। सो कोबाल्ट के लिए इंडिया ने पिच की है यूएन में। मैं उसका नाम बता देता हूँ, जो निकितन आइलैंड्स है इंडियन ओशन में, वहाँ पे। ओके हाँ,
और यहाँ पे शुरू हो गया है जियोपॉलिटिक्स। मतलब कितना हमें फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है। ईवीज पे, ईवी की टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में कि लोग ये सोच रहे हैं कि इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो हम कहाँ से लाएंगे। लिथियम हो या फिर, तो लिथियम के लिए ऑस्ट्रेलिया और यूएस पे निर्भर है, क्योंकि दोनों में लिथियम की औस मिली हुई है। और कोबाल्ट भी जरूरी है ईवीज के लिए। तो ये सोचने वाली बात है कि इंडिया कितना आगे जा रहा है। जैसे पोर्ट की बात है, भाई पोर्ट इंडिया के पास इतना इतना इंडियन ओशन, इतना इंडिया के पास वो है, कैपेसिटी है लैंड पोर्ट्स की, स्पेस है। लैंड स्पेस है पोर्ट्स की, कि वो पहले हमें उस पर काम ही नहीं किया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि हमें पता है कि भाई आगे डिमांड बढ़ने ही वाली है किसी भी हिसाब से। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं, किसको पता है कि क्या होने वाला है। सही बात है। लास्ट पॉइंट जिसके बाद हम बंद करेंगे आज के वीडियो को, कि जैसे वो चाइना वाला फैक्टर भी जैसे होता ना, कुछ टाइम पहले संजीव सान्याल का एक मैंने इंटरव्यू देखा, संजीव सान्याल ने ये बोला कि देखिए, और जो हम काफ़ी टाइम से इस पॉडकास्ट पे बोल भी रहे हैं, कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको आज जो सुपर पावर बन रहा है उसके कंधे पे खड़ा होकर ही ग्रो करना है। सब कुछ आपके पास नहीं है। जैसे चाइना अमेरिका के कंधों पे खड़े होकर ग्रो किया, हमें अब चाइना के कंधों पे खड़े होकर ग्रो करना है, क्योंकि आज हमारा जो कॉस्ट पावर है, जो हमारा कॉस्ट लाइक ना कॉस्ट जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, चीप लेबर कहीं नहीं है इस दुनिया में, इतना अबंडेंटली चीप लेबर। हमारे ओन चैलेंजेस हैं, लेबर यूनियंस हैं, सब कुछ है हमारा। मेरा पॉइंट क्या है, जहाँ अपॉर्चुनिटी रहता है वहाँ अपने आप कंपनीज रिस्क टेकिंग करके कर सकती है लाइक ना डेवलपमेंट। अब मेरे को पर्सनल लगता है आने वाला टाइम में इंडिया चाइना कोलैबोरेशन और लाइक होता ना मेजर लाइक इंडस्ट्रीज, ये इज इनएविटेबल थिंग लाइक होता ना। पर मेरा पॉइंट यही है कि आज हमें चाइना को धक्का नहीं देना, हमें चाइना को गले लगाना है और हमें अंदर से अपना काम निकलवा लेना। हमें जहाँ हमारा रेड लाइन्स है वो हमारे रेड लाइन्स है। और मेरा पॉइंट है कि हमें हर चीज़ में ना नहीं बोलना है, क्योंकि अगर हम ना बोल देंगे तो वो डंप करेंगे। इससे चाहिए यहाँ बनाए, हमारे को भी एम्प्लॉयमेंट मिले, हमारे लोगों को भी। फालतू डंप करने से कोई विनर नहीं निकल रहा है ना। देखिए क्या है, एक सिंपल सा बात है, लागू होता ना कि आपको बहुत बार सोल्यूशन अच्छा नहीं लगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम क्वेश्चन को फेंक सॉल्यूशन ही दें। गलत है। हाँ, आपको दिमाग से डिप्लोमेटिकली सोचना आपके लिए बेस्ट डिसीजन क्या है। आई थिंक फाइनली मोदी गवर्नमेंट के दिमाग में आ गया है कि वो लोग भी अब चाइना को इंडिया में बुला रहे हैं, बोल रहे हैं इंडिया की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करो, 51% स्टेक इंडियन कंपनी को दो, तुम माइनर स्टेक में रहो और तब तुम बिजनेस कर सकते हो। आई थिंक वेरी गुड थिंग। उनका रुपया बन जाएगा, बाद में अपने कॉन्फिस्केट भी कर सकते हो रुपया को, जो चाइना कर रहा है यूरोपियन कंपनीज के साथ में। चाइना ऑलरेडी, मेरा पॉइंट कि इंडिया को टेक्नोलॉजी, नो हाउ, मैन पावर सब कुछ मिल जाएगा, उनका जो स्किल्ड मैन पावर। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्ले एंड आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, और यही इंडिया को विकसित भारत की तरफ बनाएगा। इंडिया नीड्स टू डू सम चाणक्य नीति। ऐसे नहीं होने वाला कि बस बैठ गए हम ओपन फॉर ट्रेड है तो डिप्लोमेटिकली डील्स बनाओ ना, ओपन फॉर ट्रेड है तो। लास्ट कमेंट भाई साहब, फिर करते हैं आज की वीडियो समाप्त। बोलिए। यही कि अनसर्टेनिटी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिमाग बंद कर ले। आपको हर फ्रंट खुले रखने हैं, चाहे वो चाइना हो, यूएस हो, यूके हो, कुछ भी, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू वॉक ऑन योर ओन पाथ। उसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर